हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 28 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हैं बिहार की राजनीति, 5 प्रमुख पर्यवेक्षण। दूसरी जो योजना है पीएम श्री योजना के विवाद, यानी कि केरल के अंदर हमें जो पीएम श्री योजना है उसमें विवाद देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की नियुक्ति की सिफारिश। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है कि बिहार की जो राजनीति है उससे जुड़े हुए 5 पड़ाव, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो बिहार है उसकी राजनीति हमेशा से ही जो है सामाजिक न्याय, विकास और जो गठबंधन है उनके जटिल जाल में उलझी रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही यह राज्य जो है भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला बना रहा है, जहां पर कांग्रेस का प्रभुत्व होने से शुरू से होकर मंडल क्रांति, जेपी आंदोलन, लालू का जंगल राज और नीतीश का सुशासन तक का जो दौर है वो इसे परिभाषित जो है वो करता है। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में पूरा होने वाला है और 14 नवंबर को उसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसने इसे एक नया मोड़ प्रदान किया है, जहां पर जो जातिगत जनगणना है, बेरोजगारी है या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण है और नए खिलाड़ी हैं जैसे कि जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी जन सुराज का उदय जो है इम्पोर्टेंट है। तो जो कांग्रेस है उसके वर्चस्व और जो ऊपरी जातियां हैं उनके प्रभुत्व के बारे में जानते हैं। 1947 से 1967 जो है इनका कार्यकाल रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही बिहार के अंदर जो कांग्रेस है उसका एक छत्र राज रहा है, जहां पर भूमिहार, राजपूत और जो ब्राह्मण जैसी जातियां हैं वो राजनीति के लिए काबिज रही हैं। और जो श्री कृष्ण सिंह यानी कि श्री बाबू 1946 से 1961, उनका जो अनुग्रह है वो नारायण सिंह जैसे जो नेता हैं उन्होंने उनके द्वारा जो है क्या क्या काम किए गए, भूमि सुधार किया गया, सिंचाई और जो बुनियादी विकास है उस पर उन्होंने जोर दिया। लेकिन फिर भी जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं उनकी उपेक्षा ही जो है वो की गई। फिर 1952 के जो पहले आम चुनाव हुए उनमें कांग्रेस ने जो है 239 में से 234 जो सीटें थी उन पर जीत पाई, जो कि 1962 में 233 पर सिमट गई। यानी कि जब पहला चुनाव हुआ था तो उसके अंदर जो कांग्रेस है उसने 234 सीट प्राप्त की थी और 1962 में वह घटकर यानी कि 234 से 223 जो है वो हो गई। लेकिन वर्चस्व जो है फिर भी बरकरार रहा। फिर यह दौर जो है स्थिरता का प्रतीक था, लेकिन समाज के अंदर जो है इस समय में बहुत असमानताएं बढ़ी, जो कि बाद के जो विद्रोह हैं जैसे कि 1967 का उभार का बीज जो है वो बनी। जो आलोचक हैं उन्होंने ऊपरी जातियों का यानी कि जो सामंत हैं उनके सामंती राज को जो है वो कहते हैं, जहां पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है वही मिला। जो पिछली जातियां हैं उनका उभार और राजनीतिक अस्थिरता 1967 से 1975 के बारे में जानते हैं। 1967 का जो चुनाव है उसने कांग्रेस का जो वर्चस्व है उसको तोड़ा, जबकि पिछली जो जातियां हैं जैसे कि यादव हुए, कुर्मी या फिर कोरई हैं और दलित जो हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। संयुक्त जो सोशलिस्ट पार्टी यानी कि जो एसएसपी और अन्य गैर कांग्रेसी दल हैं उन्होंने 225 सीटों में से 181 जो सीट हैं उन पर जीत हासिल की और पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार है वो बिहार के अंदर बनी। जो कपूरी ठाकुर हैं
1970 में पहली बार पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 26% आरक्षण लागू किया, जो कि सामाजिक जो न्याय है उसकी नींव उससे बढ़ गई। इस दौर में 7 मुख्यमंत्री जो हैं वो बदले गई। राष्ट्रपति का शासन 5 बार लगा और जो जगदेव प्रसाद जैसे नेता हैं उन्होंने कृषि जातियों में उग्रवाद को फैलाया और 1969 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस गिरकर 204 पर जो है 204 से 168 पर सिमट गई। कहाँ कांग्रेस ने स्टार्टिंग का जो वोट हुए थे, चुनाव हुए थे, उनमें 234 सीट हैं वो प्राप्त की थी। कहाँ वह जो है 167 पर ही सिमट गई। यह जो अस्थिरता का दौर था, लेकिन पिछड़े वर्ग जो हैं उनकी राजनीतिक जगह मिल गई, जो कि मंडल आयोग 1990 की पृष्ठभूमि बनी और वर्तमान में 2025 के अंदर जो चुनाव हैं उनमें EBC को जो है 36% की जो आबादी है उसका जो वोट है वो निर्णायक है। फिर जो JP आंदोलन और इमरजेंसी विद्रोह के बारे में जानते हैं, जो कि 1974 से 1977 तक रहे। 1974 का जयप्रकाश जो नारायण हैं यानी कि JP आंदोलन बिहार के अंदर स्टार्ट होकर जो राष्ट्रीय क्रांति है उसका रूप ले लिया। छात्रों से प्रेरित यह जो है एक भ्रष्टाचार, महंगाई और जो इंदिरा गांधी है उनके गरीबी हटाओ के खिलाफ जो है किया गया था। JP ने जो संपूर्ण क्रांति है उसका नारा दिया, जो कि 1977 के जो चुनाव हैं उनमें जनता पार्टी की जो जीत है उसका आधार बना। बिहार में कांग्रेस के द्वारा 167 सीटों से गिरकर 57 पर सिमट गई, जबकि जो जनता पार्टी है उसने 214 जो सीटें हैं वो प्राप्त की। 214 से जो है वो जीत हासिल की। जो इमरजेंसी है 1975 से 1977 के दौरान JP की गिरफ्तारी हुई, उसने आंदोलन को बल दिया। यह जो दौर था लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक बना, लेकिन गठबंधन की जो अस्थिरता है यानी कि 1977 से 80 में 3 CM जो है वो बदले गई। इस कारण से जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई और 2025 के संदर्भ में देखें तो जो JP है इसकी विरासत युवा वोटर्स 14 लाख नए मतदान को प्रेरित कर रही है, जहां पर बेरोजगारी 9.8% का एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। और जो लालू राबड़ी दौर है यानी कि जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनका सशक्तिकरण और जंगल राज, जो कि 1990 से 2005 तक चला। VP सिंह के जो मंडल कमीशन है यानी कि 1990 में 27% OBC आरक्षण दिया। उसने पिछड़े वर्गों को सशक्त किया और लालू प्रसाद जो यादव हैं 1990 से 97 ने यादव मुस्लिम जो NY समीकरण है वो बनाकर 1995 के चुनाव में 34% वोट से 117 जो सीटें हैं उन पर जीत हासिल की। जो राबड़ी देवी हैं 1997 से 2005, इन्होंने फिर कार्यभार को संभाला, लेकिन अपराध, भ्रष्टाचार और चारा घोटाला और विकास के ठहराव ने जंगल राज पर ठप्पा लगा दिया। और 2000 का जो चुनाव हुआ उसमें RJD 124 सीटें हार गई, लेकिन सत्ता जो है फिर भी बरकरार रही। और 1989 का जो भागलपुर दंगा है उसने कमंडल यानी कि जो हिंदुत्व है उसको जन्म दिया, जो कि BJP का उदय लाया। यह दौर सामाजिक क्रांति का हिस्सा था, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन जो है इससे बढ़ा। बिहार के अंदर GDP 2005 में सबसे कम थी। 2025 में NY का जो समीकरण है यानी कि जो महागठबंधन है RJD कांग्रेस लेफ्ट का आधार है, लेकिन तेज प्रताप यादव की जो नई पार्टी है उनको चुनौती दे रही है। जो नीतीश का सुशासन और गठबंधन नाटक यानी कि 2005 से 2025 के बीच जानते हैं,
सॉरी, जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने 2005 का जो चुनाव है उसके अंदर एनडीए के साथ सुशासन का नारा देकर 143 जो सीटें हैं उन पर जीत हासिल की और सड़क हुई, बिजली या फिर 50% जो महिला आरक्षण है 2006 के जैसे सुधार जो है वो किए गई। 2010 में 206 सीटें, लेकिन 2015 में महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस से 178 सीटें। 2017 से 2022 में एनडीए लौट कर आई, लेकिन 2024 में फिर महागठबंधन। फिर विकास हुआ, सड़कें 3 गुना, बिजली पहुंच 60% से 99%, लेकिन बेरोजगारी का जो पलायन है वो अभी भी बरकरार रहा। 2020 का जो चुनाव है उसमें एनडीए के द्वारा 125 महागठबंधन जो एनडीए 125 है, महागठबंधन के अंदर 110 सीटें जो हैं वो प्राप्त हुई। 2025 के चुनाव में एनडीए यानी कि बीजेपी 101, जेडीयू 101 और जो एलजेपी हैं उसकी 29 सीटें हैं। वैज जो महागठबंधन है आरजेडी का उसमें 100 प्लस, कांग्रेस जो है 40 प्लस है। जन जो सुराज हैं सभी 243 पर हैं और जो मुद्दे हैं कि जो जातिगत जनगणना है, वक्फ कानून है या फिर ध्रुवीकरण है, सर्वे में महागठबंधन आगे, लेकिन जो एनडीए की एकजुटता है उसकी मजबूत यह दौर गठबंधनों का है, जहां पर नीतीश कुमार जो हैं वो 74 वर्ष की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हम जो है अब इस न्यूज़ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे प्रीलिम्स के हों या फिर मेंस के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 2021 जीएस पेपर 1 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे तटस्थ होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो। यह किसका सुझाव था? विकल्प ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सी सरदार पटेल समिति, डी अन्य। तो हमारा आंसर होगा ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर है कि बिहार के अंदर विशेष अदालत अधिनियम 2009 के बारे में लिखिए और हाल ही में यह समाचारों में क्यों रहा उसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए। यह जो क्वेश्चन है 2022 के अंदर जीएस पेपर जो 2 होता है वहाँ से हमने जो है कवर किया है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम श्री स्कूल योजना पर विवाद, जिसे कि केरल ने लागू करने पर सहमति को जताया है। तो जो पीएम श्री योजना है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना जो है केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी शिक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के 14,500 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुरूप जो मॉडल हैं उनके जो संस्थान हैं उनमें बदलना है। योजना की कुल लागत 27,360 करोड़ रुपए है, जिसमें कि केंद्र का जो हिस्सा है वो 18,128 करोड़ है और यह 2022-23 से 2026-27 तक जो है वो चलने वाला है। प्रत्येक स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो शिक्षक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। लेकिन जो ये योजना है राजनीतिक विवादों का केंद्र बनी हुई है, खासकर उन राज्यों के अंदर जो कि एनडीईपी को केंद्रीकरण और सफरनाइजेशन जो भगवाकरण है उसका माध्यम मानते हैं। केरल जो है पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ इसका विरोध कर रहा था, लेकिन केरल ने अक्टूबर 2025 में एमओडी पर हस्ताक्षर करके जो है अपनी सहमति को जताया। जो ये निर्णय है वित्तीय दबाव के कारण लिया गया, लेकिन इससे
राज्य की सत्ताधारी जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा है यानी कि LDF जो है उसमें दरार जो है वो देखने को मिली। जो PM श्री योजना है दरअसल वो है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं? तो जो इसके उद्देश्य हैं कि स्कूलों की जो गुणवत्ता है उसको और अधिक युक्त या फिर बेहतर बनाना। जो NEP हैं उनके प्रावधान जैसे कि 5+3+3+4 जो संरचना है यानी कि बहुभाषी शिक्षा, भारतीय जो ज्ञान की प्रणाली है उसको लागू करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल जो हैं वो चुने जाते हैं। फंडिंग के बारे में अगर बात करें तो केंद्र राज्य अनुपात जो है वो हमें 3.2 यानी कि 60:40 दिखने को मिलता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए जो है यह अनुपात 90:10 जो है वो है। जो समग्र शिक्षा का अभियान है कि SSA का जो फंड है यानी कि जो PM श्री योजना है इससे जुड़े हुए हैं। इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं कि MOU में NDP को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रावधान है जो कि राज्यों को केंद्रीय पाठ्यक्रम यानी कि NCERT और जो निगरानी स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है, जिससे कि राज्य बोर्डों की स्वायत्ता पर सवाल उठते हैं। विवाद के मुख्य बिंदु जो है जो PM श्री योजना है उसमें क्या है? तो जो विवाद है मुख्य रूप से NDP से जुड़ा हुआ है, जिसे कि विपक्षी राज्य जो हैं यानी कि RSS जो BJP की साजिश मान रहे हैं। जो प्रमुख मुद्दे हैं NDP का पूर्ण कार्यान्वयन यानी कि जो MOU है उसमें धारा 3.6 यानी कि गैर सरकारी जो संगठन है उनको स्कूल खोलने की अनुमति और 4.27 भारतीय ज्ञान को शामिल करना पर आपत्ति है। जो केरल जैसे राज्य हैं इसे सफरनाइजेशन कहते हैं क्योंकि इससे जो केंद्रीय टीम है स्कूल की निगरानी करेंगी और पाठ्यक्रम पर जो है हस्तक्षेप संभव है। फंड को रोकना, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा PM श्री जो योजना है न अपनाने पर SSA जो फंड है वो रोके गई। केरल को 2025-26 के लिए 456.01 जो करोड़ कुल जो है रुपए जो है वो दिए गए, यानी कि कुल अगर देखें तो 1500 करोड़ जो रुपए हैं वो रोके गए हैं। यानी कि जो समग्र शिक्षा है प्लस PM श्री के 2 वर्ष के लिए जो है ये पैसे रोके गए हैं। इससे जो शिक्षक वेतन है या फिर छात्रावास या फिर जो प्राइमरी के स्कूल हैं वो इससे प्रभावित होंगे। राज्य को स्वायत्ता, राज्य बोर्ड जो हैं जैसे कि केरल का है उसको NCERT का जो पाठ्यक्रम है वो अपनाना पड़ेगा, जो कि केंद्रीकरण का प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु और जो पश्चिम बंगाल है अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर बात करें राजनीतिक आरोपों की तो विपक्ष दावा कर रहा है कि जो ये योजना है शिक्षा को व्यवसायीकरण और जो सांप्रदायिक है वो बनाएगी। और अगर बात करें ट्विटर की तो जो X है उस पर पोस्ट में इसे मोदी सरकार की मजबूरी जो है वो बताया जा रहा है। केरल का जो यूटर्न है यानी कि सहमति के पीछे की जो वजह है कि केरल ने 3 वर्षों यानी कि 2022 से 2025 तक MOU पर हस्ताक्षर से इनकार किया है, लेकिन 23 अक्टूबर 2025 को सामान्य शिक्षा विभाग की जो सचिव के वासुकी हैं उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का जो हस्ताक्षर है वो कर लिए हैं उनके साथ में। और राज्य के अंदर 260 प्लस जो स्कूल हैं वो इससे प्रभावित होंगे। इसके प्रमुख कारण क्या हैं कि ऐसा क्यों किया गया? वित्तीय संकट, यानी कि जो रोके गए रुपए हैं उनसे 47 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। और जो पूर्व वित्त मंत्री हैं थॉमस इसाक उन्होंने इसे रणनीतिक कदम बताया है, लेकिन स्पष्ट किया गया है कि NEP है वह पूर्ण रूप से जो है लागू नहीं की जाएगी।
राजनीतिक दबाव जो है, यानी कि जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, उनकी हालिया आज जो पीएम मोदी से मुलाकात है, उसके बाद जो ये निर्णय है वो लिया गया है। जो शिक्षा मंत्री यानी या जो शिवम कुट्टी हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है आरएसएस का जो एजेंडा है उसका विरोध जारी रखेंगे। केवल फंड लेने के लिए जो हस्ताक्षर हैं, राज्य पाठ्यक्रम पर नियंत्रण बनाए रखेगा। और पिछले उदाहरण अगर देखें तो उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम ऊषा योजना में केवल 30% ही जो एनईपी है वो अपनाई, बाकी राज्य सुधार में लगाई। तो जो राजनीतिक विवाद है कि एलडीएफ में फूट, जो सीपीआई है उसका विरोध, सीपीआई महासचिव डी राजा ने इसे खतरनाक समझौता और वामपंथी जो सिद्धांत हैं उसको विश्वासघात कहा। उन्होंने कहा कि एनईपी बीजेपी या फिर जो आरएसएस है उसका जो है हड़बड़ी का आरोप लगाया है इन पर, क्योंकि जो कैबिनेट की चर्चा है वो नहीं हुई है और 4 सीपीआई मंत्री और 29 अक्टूबर 2025 का जो कैबिनेट है उसकी बहिष्कार की धमकी भी दी गई। जो सीपीआई है उसका बचाव, जो पिनराई विजयन है उन्होंने सीपीआई नेता एमए बेबी से मुलाकात में कहा कि एलडीएफ में जो चर्चा है उसके बाद अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। और जो शिवम कुट्टी है उसने इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों में कुछ भी जो है वो नहीं बदला जाएगा, हमारी प्रगतिशील जो शिक्षा है वो बरकरार रहेगी। लेकिन विपक्ष का जो हमला है, यानी कि विपक्ष का क्या कहना है कि कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं सनी जोसेफ, उन्होंने कहा कि जो सीपीआई है वो बीजेपी की जो गठजोड़ जो है वो बनी हुई है, जो सफरनाइजेशन है उसकी प्रयोगशाला है। और विपक्ष के जो नेता हैं वीडी सतीशन, उन्होंने पूछा कि पीएम जो हैं उनकी मुलाकात के बाद यू टर्न बीजेपी ने तंज कसा, बेहतर देर से इसको स्वीकारा। और अगर बात करें संघीय संकट की तो तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट गया, केरल ने नहीं। यानी कि जो एक्स है उस पर जो पोस्ट है उसमें इसे फ्रीबीज वाली जो लेफ्ट सरकार है उसकी मजबूरी बताया। अगर इसके भविष्य में भविष्य की जो शिक्षा है या फिर जो प्रभाव हैं उनको देखें तो केरल के जो पीएम श्री स्कूल हैं उनमें डुअल सिस्टम यानी कि केंद्रीय पाठ्यक्रम वैज राज्य का जो पाठ्यक्रम है वो बनाया जाएगा, जो कि असमानता को बढ़ा सकता है। लेकिन जो फंड है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरेगा। अगर बात करें राजनीतिक की तो एलडीएफ की जो एकजुटता है उस पर सवाल। 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले संकट, सीपीआई ने कहा हम गठबंधन तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जो सिद्धांत हैं उस पर अडिग हैं। जो राष्ट्रीय संदर्भ है कि 33 राज्य या फिर जो यूटी हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, केवल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ही जो है वो बाकी हैं। केंद्र ने 2025 और जो 26 है इसमें एसएसए फंड जो है 37,000 करोड़ जारी किया है, लेकिन जो विरोधी राज्य हैं उनको दबाव है। यह जो विवाद है संघीय ढांचे और जो शिक्षा है उसमें केंद्रीकरण का जो है प्रतीक माना जा रहा है। केरल की सहमति वित्तीय मजबूरी दिखाती है, लेकिन सीपीआई का विरोध वामपंथी वैचारिक संघर्ष को उजागर करता है। 2025 है उसके चुनाव में यह जो मुद्दा है वो बहुत ही गरमाएगा। जो राष्ट्रीय जो हमारी ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड जो राष्ट्रीय शिक्षा की नीति है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो शिक्षा की नीति है यानी कि एनईपी है 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए 10+2 की संरचनाओं को बनाए रखना, बी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, सी केवल उच्च शिक्षा पर फोकस, डी निजीकरण को प्रोत्साहन। हमारा आंसर होगा
बी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि पीएम श्री योजना केंद्र प्रायोजित है और NEP 2020 के अनुरूप 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करेगी। बी है यह योजना केवल निजी स्कूलों के लिए है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए केवल एक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कूलों को NDEP 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल बनाएगी। बी है योजना में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है जो कि पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना किसी बच्चे को पीछे छोड़ने को सुनिश्चित करती है। सी है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जो पीएम श्री स्कूल हैं उनकी निगरानी करती है। तो उपरोक्त दिए गए जो कथन हैं उनमें से कितने सही हैं? केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी तीनों। तो हमारा आंसर होगा ए केवल एक और दो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना जो है NDP 2020 की प्रमुख विशेषताओं को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य और जो केंद्र सरकार हैं इनमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर 14,500 जो स्कूल हैं उनको पुनर्विकसित करेगी। कौन से कथन जो है इनमें से सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सी दोनों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि पीएम श्री योजना NEP 2020 को लागू करने में कैसे सहायक है? इसके राजनीतिक विवादों जैसे कि जो केरल और तमिलनाडु है उसका विरोध पर टिप्पणी कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के 5 वर्षों का जो कार्यान्वयन है उसका मूल्यांकन कीजिए। विशेष रूप से पीएम श्री योजना के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों पर इसका जो प्रभाव है उसको। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति सूर्यकांत को उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की। तो यह न्यूज़ जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह न्यूज़ जो है अगर बात करें अभी हाल ही में ही जो है वो कई बार न्यूज़ में आ चुकी है। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज हैं उनकी नियुक्ति, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो या फिर अन्य को लेकर, क्योंकि पहले जो 34 जज होते हैं उनमें से 2 की नियुक्ति की गई, फिर जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई और अब जो है फिर से जो नए न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में जो है ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है। इसलिए यह जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भारत है उसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है भूषण राम कृष्ण गवई हैं। उन्होंने 27 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय विधि मंत्रालय को पत्र लिख के सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की औपचारिक सिफारिश की है। यह जो सिफारिश है परंपरा के अनुसार की गई है, जिसमें कि सेवानिवृत्ति से लगभग 1 महीने पहले वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकार का जो नाम है वो सुझाते हैं। तो जो CJI गवई हैं उन्होंने 23 नवंबर 2025 को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति जो है वो की जाएगी। और न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत हैं वो 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल
9 फरवरी 2027 तक चलेगा, जो कि लगभग 15 महीने का रहने वाला है। इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके अगर संक्षिप्त विवरण को जानें कि क्या क्या परंपरा और नियम हैं, तो संविधान का जो अनुच्छेद है 124(2) उसके तहत राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है यानी कि एमओपी है, उसके अनुसार वर्तमान के जो सीजेआई सुप्रीम कोर्ट हैं उनके वरिष्ठ न्यायाधीश को उपयुक्त मानते हुए सिफारिश करते हैं। 23 अक्टूबर 2025 को जो विधि मंत्रालय है उन्होंने सीजेआई से उत्तराधिकार का नाम जो है वो मांगा था, जिसके जवाब में यह जो सिफारिश है वो की गई। तो इसका अगला कदम क्या है कि केंद्र सरकार जो है जल्द ही अधिसूचना को जारी करेगी, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। यह प्रक्रिया आमतौर पर तेजी से पूरी जो है वो हो रही है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का परिचय और जो करियर है उसके बारे में जानते हैं। तो जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं वो हरियाणा का जो हिसार जिला है वहाँ के पैटवार गांव के एक मध्यम वर्ग के परिवार से हैं। उनका जन्म 10 फरवरी 2062 को हुआ था। बचपन में उन्होंने खेतों में काम किया, लेकिन शिक्षा पर जोर देकर कानून की जो डिग्री है उसको भी प्राप्त किया। वे हरियाणा से पहले सीजेआई बनने वाले व्यक्ति जो हैं वो होंगे। और जो शिक्षा है उन्होंने अपनी शिक्षा को 1981 में हिसार का जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वहाँ से स्नातक की, और 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से जो LLB है उस वह की। और अगर बात करें वकालत की तो 1984 में हिसार जिला अदालत में जो है शुरू हुआ, और 1985 से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। 2000 में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने, और 2001 में सीनियर एडवोकेट। न्यायाधीश के रूप में 9 जनवरी 2004 यानी कि पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके स्थायी न्यायाधीश बने, और 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट के जो है ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत जो है वो किया गया। इनकी विशेषज्ञता क्या है? यह संवैधानिक सेवा और जो सिविल मामले हैं उनमें है। वे धीरे धीरे सुनवाई करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन धैर्यवान और निष्पक्ष हैं। इनके जो कुछ फैसले हैं और या फिर योगदान है उन्हें देखें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा कई जो इम्पोर्टेंट मामले हैं उनमें भाग लिया गया, जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को दर्शाते हैं। अनुच्छेद जो 370 है उसका निशस्त्रीकरण 2019 में संविधान का जो ये प्रावधान है इसको असंवैधानिक घोषित करने वाली बेंच का जो है ये हिस्सा थे। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना है 2024 की, उस योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाली जो बेंच है ये उसके अंदर भी शामिल थे, क्योंकि यह नागरिकों की जो सूचना है उसके अधिकार का उल्लंघन करती है। और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसकी धारा 6A 2024 यानी कि असम का जो समझौता है उसके हिस्से को वैध ठहराया। और जो पीएम मोदी हैं उनकी पंजाब यात्रा सुरक्षा उल्लंघन 2022 यानी कि पूर्व सीजेआई इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली जो समिति है वो गठित करने वाले जो बेंच है ये उसका भी हिस्सा थे। और जो फैक्टर चेकर मोहम्मद जुबैर को जमानत 2022 में यानी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट पर जमानत देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या फिर जो चिलिंग इफेक्ट है वो पैदा करता है। जेल सुधार पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है 2004 से 2018 के अंदर कैदियों के लिए जो कंजुगल विजिट और फैमिली मीटिंग की जो योजना है वो लागू करने का निर्देश भी जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो राजद्रोह का कानून है यानी कि धारा 124A
IPC 2022 कानून की वैधता पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई पर जो रोक है वो भी इन्हीं के द्वारा लगाई गई थी। और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष भी जो हैं ये बने हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि प्रश्न क्या है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा पुनः बुलाया जा सकता है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को हमेशा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो। तीसरा है, भारत का जो संविधान है उसके 99वें जो संशोधन है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। तो इनमें से कौन से कथन जो है वो सही हैं? हमारे ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब प्रशासनिक क्षमता में कार्य करते हैं तो वे किसके अधीन होते हैं? ए राज्यपाल के, बी सर्वोच्च न्यायालय के, सी विधानसभा के, डी राष्ट्रपति के। तो हमारा आंसर होगा बी सर्वोच्च न्यायालय के। तीसरा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? ए समेकित कोष भारत, समेकित कोष राज्य, आकस्मिक कोष भारत, आकस्मिक कोष राज्य। तो हमारा आंसर होगा बी समेकित कोष राज्य। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न जो है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह संसद का जो अधिनियम है या फिर संविधान के जो प्रावधान है उनके द्वारा नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा विकसित हुआ है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर बनता है। तीसरा है, उच्च न्यायालय का कॉलेजियम उसके मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। तो कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 और 3। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। वर्तमान प्रणाली की कमियों पर भी चर्चा कीजिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।